हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट P10। यानी कि लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी तो हमने प्रीलिम्स को समझा था। प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज के उसको अगर हमने एनालिसिस किया था तो हमने ये देखा कि 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ गिने चुने टॉपिक से ही आते हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट P10 में ये डिसाइड किया है कि हर सब्जेक्ट के हम लोग 10 थीम निकालेंगे, उसको 10 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो इकोनॉमी का हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को आज कवर करेंगे। आइडिया क्या है हमारा कि जो 10 थीम्स हैं उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और एट द सेम टाइम हम उस टॉपिक को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम लोग हमारे जो प्लेन्स है उसको हम स्ट्रेटेजिकली जो है हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज से केवल 188 डेज आपके पास में अवेलेबल है प्लेन्स के लिए। पूरा सिलेबस अब अगर आप वन वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू करते हो तो आपके पास में रिवीजन का भी समय नहीं मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा लास्ट मोमेंट में, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल आ रहे हैं। अब जब क्वेश्चन एनालिटिकल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको एक तो क्लैरिटी बहुत चाहिए होती है और क्लैरिटी तभी आती है जब आप उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हो, मल्टीपल रिवीजन करते हो। बट चूंकि सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो भी डिफाइन नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो आप बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, जो अपने रिसोर्सेज है उसको कम कर सकते हो। जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप थीम वाइज पे आ जाओगे तो आप बेटर तरीके से उसको कवर कर पाओगे, बेटर तरीके से आप उसको रिवाइज कर पाओगे और जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि फायदा क्या मिलता है, एक तो पीवाईक्यूज रिपीट भी होता है। सेकेंडली, जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो उससे होता क्या है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू प्लस अप्रोच। पीवाईक्यू प्लस अप्रोच यानी पीवाईक्यू तो हम कवर करेंगे ही, बट पीवाई के साथ साथ हम लोग लास्ट 20 ईयर्स के पीवाई क्यू कवर करेंगे, ताकि अगर रिपीटेशन भी होता है या सवाल रिपीट होता है तो हमको कहीं ना कहीं उसकी हेल्प मिल जाए। सेकेंडली, जो भी पीवाई क्यूज हम करते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस पीवाई क्यू को हम कैसे कॉमन सेंस से या लॉजिकल गेसिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो होगा क्वेश्चन सॉल्विंग, जो आपका जो एक एबिलिटी है वो आपकी डेवलप होगी। और साथ साथ हम लोग उस टॉपिक का रिवीजन जो है वो करेंगे। तो इससे आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका एक टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएगा, टाइमली रेडी हो जाएगा, ताकि आप उसका मल्टीपल रिवीजन खुद से भी कर सको। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोजेक्ट P10 है, यानी हर सब्जेक्ट के 10 थीम्स और 10 वीडियोस में हम उसके सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो कवर करेंगे अलॉन्ग विद उसके कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो हमारा पहला चैप्टर है वो इन्फ्लेशन है। यानी कि इन्फ्लेशन छोटा टॉपिक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा इनिशिएटिव क्या है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं या इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम जब लेटर ऑन दूसरे सब्जेक्ट कवर करें या फिर इकोनॉमी के जब दूसरे चैप्टर्स आएंगे तो वहां पर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे वो चेंजेस। क्लियर है? शुरुआत करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। मतलब जो चीज की वस्तु की प्राइस 5 रुपए थी वो आज 10 रुपए मिल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के बेसिस पे जाओगे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है, एक तो जो प्राइस लेवल है वो बढ़ गया है और एट द सेम टाइम जो आपके पास जो करेंसी है उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है। ये होता है इन्फ्लेशन का मतलब। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको इन्फ्लेशन अगर अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाता है। ठीक है, सपोज करो एक पार्ले जी का बिस्कुट है, ठीक है, वो 10 रुपए का मिल रहा था, अब उसकी जो प्राइस बढ़ गई वो अब 12 रुपए का मिलने लगा है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, अब से अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करो। आपके पास पहले 10 रुपए थे, ठीक है, तो आप पार्ले जी का बिस्कुट खरीद पा रहे थे। एक साल बाद वो पार्ले जी का बिस्कुट हो गया 12 रुपए का, तो अभी भी आपके पास में 10 रुपए हैं, तो क्या आप 10 रुपए से इस पार्ले जी का बिस्कुट खरीद सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपकी करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन का दो मतलब होता है, पहला ये कि जो आपका प्राइस लेवल है जनरल वस्तुओं का, मतलब जनरल इन द सेंस कि गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में दोनों बनती हैं। ठीक है, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे खाने का सामान है, ठीक है, और दूसरे भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं और सर्विसेज भी हैं, जैसे कि बैंकिंग होगी, आपकी इंश्योरेंस हो गई, तो ये सब आपका सर्विसेज में आता है। तो जो हम देखते हैं कि जो बास्केट है, कुछ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, अगर उनके प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हम बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और वो जो बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम उसको हमारी करेंसी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको खरीद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारी जो करेंसी है उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। तो ये सिंपल सा मतलब था आपका इन्फ्लेशन का।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो अभी तक इन्फ्लेशन का सिंपल से जो टर्म्स हैं वो यूपीएससी ने पूछे हैं, जैसे कि डिफ्लेशन के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया था। ठीक है। दूसरा जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो यूपीएससी पूछ रही है। ठीक है। इसके बाद में जितने भी इंडिसेस हैं, जैसे कि आपको इन्फ्लेशन मेजर करना है, जैसे डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, तो जो इंडेसेस हैं उस पर क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रही है। ठीक है। इसके बाद में मेजर, यानी अगर आपको पता चल गया है कि महंगाई बढ़ गई है, तो अब हम इसको रोकेंगे कैसे, इसको वो घटाएंगे कैसे, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, तो यहीं पे यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं। तो यहीं पे हम छोटा सा जल्दी से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो देखो हमने देखा इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, मतलब 5 रुपए की चीज 10 रुपए मिल रही है, दैट मीन्स महंगाई बढ़ गई है। बट यहाँ पर कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जहाँ पर यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। यूपीएससी डिफ्लेशन के बारे में पूछ चुका है, यूपीएससी डिसइन्फ्लेशन के बारे में भी पूछ चुका है। तो देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या, जब कोई चीज 10 रुपए की थी वो मिलने लग जाए 15 रुपए में, तो हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। मतलब आज क्या है 2025 है, और मान लो 2026 में वही सेम वस्तु जो है वो 15 रुपए में मिलने लग जाए, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन में यही जो 10 रुपए की चीज थी वो अब कितने रुपए में मिलने लगी है, 12 रुपए में। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा, बट जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो कम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन था, जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी वो बढ़ के ही मिल रही है, 12 रुपए मिल रही है, बट चूंकि उसका जो रेट है, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही थी वो कम हो गई है, तो हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन जो है वो आ गया है। फिर होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में यही 10 रुपए की चीज है वो मिलने लगेगी आपकी 8 रुपए में, और ये इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 1929 का आपका जो ग्रेट डिप्रेशन था वो क्या था, वो डिप्लेशन के कारण ही हुआ था। डिप्लेशन में क्या हो जाता है, जो 10 रुपए की चीज़ है वो 8 रुपए में मिलने लग जाती है। अब सोचो कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसको अपना, अगर वो इनपुट कॉस्ट भी नहीं मिले, तो उससे क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो ले ऑफ करना शुरू करेगी, क्योंकि अब वो इतने प्रोडक्शन करेगी नहीं, घाटे में कोई कंपनी अपना सामान क्यों बेचेगी। ठीक है। उससे क्या होगा, जितने भी उसने काम दिए होंगे, लोगों को नौकरी दी होगी, वो हटाना शुरू करेगी। अब लोगों की नौकरी जाएगी तो इकोनॉमी में पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग खरीदते कब है, जब उनको सैलरी मिलती है। अब जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनको सैलरी मिलेगी नहीं, तो दूसरा दूसरा सामान नहीं खरीदेंगे। अब इससे क्या होगा, और डिमांड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो और जो प्राइसेस है वो और कम हो जाएंगे, कंपनी फिर से ले ऑफ करना शुरू करेगी। तो ये एक टाइप का डिफ्लेशनरी जो होता है साइकिल शुरू हो जाता है, और फिर जो है डिप्रेशन जो है, ग्रेट डिप्रेशन हमारी इकोनॉमी में या वर्ल्ड लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक विशेष साइकिल जो होती है वो शुरू हो जाती है डिप्लेशन में। मतलब 10 रुपए की चीज 8 रुपए मिल रही है, अब बस इतना याद रखो, आपको एग्जामिनेशन में याद आ जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। मतलब डिसइन्फ्लेशन में भी कम होती है, बट अभी भी महंगी बिक रही है, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिक रही है। डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस नेगेटिव जोन में चली गई है, 10 रुपए की चीज अब 8 रुपए मिल रही है। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग डिफ्लेशन। और फिर होता है री इन्फ्लेशन, यानी कि अब जब ये चीज 8 रुपए में बिकने लगी थी, यही चीज अब वापस से इसमें इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, वापस से 9 रुपए हो रही है, या 10 रुपए होने की हो जाए, तब हम बोलेंगे ये री इन्फ्लेशन का केस बन रहा है। क्योंकि जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट लाएगी, गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाए। ठीक है। पैसा आ जाएगा, वो और खर्चा करेंगे, जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उससे क्या हुआ, एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अब जब डिमांड क्रिएट होगी तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है। जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो वापस ट्रैक में आ जाएगी। तो ये हमारा पूरे 4 टर्म्स हैं जहाँ पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। पूरी क्लैरिटी आपको बस ये एग्जाम्पल याद रखना है, इसके बाद आपको हमेशा से ये टॉपिक जो है वो क्लियर रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में अगर आप देखोगे तो दो टाइप से हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। तो देखो जब भी हम रेट की बात करें तो सिंपल चीज आप ये याद रखो कि यहाँ पर अगर 1 से 3% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और एक होगा आपका 4 से 10% का, एक होगा आपका 10 से आपका 50% का, और एक होगा है जो बिल्कुल 50% से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जो इन्फ्लेशन होगा अगर 1 से 3% का होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब धीरे धीरे जो आपकी इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जरूरी है। जब ये इन्फ्लेशन होगा थोड़ा बहुत, जैसे किसी कंपनी को पता चलेगा कि यार ये 100 रुपये की 110 रुपये में बिक रही है, ठीक है, तो अब उसमें हिम्मत आएगी उस गुड्स को बनाने की। जैसे पार्ले जी है, अब वो 10 रुपये का पार्ले जी अगर 12 रुपये में बिकेगा, 15 रुपये में बिकेगा, तो कंपनी पार्ले जी बनाने की ट्राई करेंगी, क्योंकि उनको फायदा दिखेगा।
अब जब कंपनी बनाएगी तो ऑब्वियस बात है वो जॉब्स जनरेट करेंगी, ठीक है, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और तो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। तो थोड़ा बहुत जो माइल्ड इन्फ्लेशन होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा होता है। फिर होता है 4 से 10%, यानी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो अगर 4 से 10% के बीच में आ जाए, तब यहाँ पे जो है वो कान खड़े हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी कि अब जो है इन्फ्लेशन जो जनता है, जो लोग हैं, उनको चुभने लगा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक्शन लेना शुरू करती है, आरबीआई जो है वो एक्शन लेना शुरू करती है। वो टैक्स रेट घटाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, सीआरआर कम करेगी, मतलब सीआरआर बढ़ा देगी, ठीक है। आपका जो रेपो रेट है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो पैसे आप बैंकों से लेते हो लोन के रूप में, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो आप कम लोन लोगे, कम लोन लोगे तो आपके हाथ में पैसे आपके हाथ में कम रहेंगे, आप खर्चा कम करोगे, तो इकोनॉमी कूल डाउन होना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर होता है 10 से 50% का इन्फ्लेशन, यानी इसी को बोला जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें सिंपली इकोनॉमी अब आपके कंट्रोल के बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट ड्रास्टिक मेजर लेना शुरू कर देगी कि यार ये तो हमारे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लोग चुभने लगा है, अब यहाँ पर इनस्टेबिलिटी आए, इससे पहले कुछ ड्रास्टिक मेजर हमें लेना होगा। यानी जैसे सरकार खुद ही प्याज बटवाने लग जाए, ठीक है, अगर मान लो मेडिसिन है, ठीक है, उसका स्टॉक आप ज़्यादा नहीं रख सकते एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो सरकार यहाँ पर ड्रास्टिक मेजर लेना शुरू कर देगी। फिर होता है 50% से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो इसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, और ये सबसे खतरनाक होता है। और ये मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि जब वहाँ की आरबीआई जो होती है, वहाँ की किसी भी देश की अगर सेंट्रल बैंक हैं, तो अगर वो नई करेंसी छापना शुरू कर दे, ठीक है, उसको बोला जाता है कि अब यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है वो मिलियंस के परसेंटेज में जा सकता है। मतलब जो चीज़ आपको आज 100 रुपए की मिल रही है, वो हो सकता हो 1 बिलियन रुपए से मिलने लग जाए आपको। तो यहाँ पर जो हमें हाइपर इन्फ्लेशन है वो हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिला था, वेनेजुएला में देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हमें जर्मनी में देखने को मिला। यानी अब आप गड्डी भर के अगर पैसे लेके जाओगे, तो आप एक ब्रेड का टुकड़ा भी खरीद नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला है। होता क्या है, मोस्टली हाइपर इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो इतनी करेंसी छाप देती हैं कि लोगों के पास में पैसा बहुत आ जाता है, बट क्योंकि गुड्स तो उतनी है। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन जो है पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाएगी, मतलब सोचो 2 ब्रेड का पैकेट मार्केट में मिल रहा है, खरीदने वाले 2 लोग हैं, तब तक प्राइस का जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहेगा, मतलब 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट 10 रुपये में ही मिलेगा। बट सपोज करो 4 लोग और आ जाए खरीदने के लिए, ठीक है, मतलब अब क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई तो उतनी दो दो ब्रेड की है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे लोग, नहीं मैं 12 रुपये देने को तैयार हूँ, नहीं मैं तो 15 रुपये देने को तैयार हूँ। मतलब अब यहाँ पर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। सेम केस सप्लाई के साइड में देखो, कि पहले 2 ब्रेड आ रहे थे, अब मान लो कोई कारणवश हमारी फसल खराब हो गई है, कुछ भी हुआ, एक ही ब्रेड आया, अब खरीदने वाले अभी भी 2 ही लोग हैं, तो ये तो भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब मान लो सप्लाई बढ़ जाए, यानी पहले 2 ब्रेड आते थे, अब मान लो यहाँ पे 10 ब्रेड आने लग जाए, अब खरीदने वाले 2 लोग हैं, अगर 4 लोग और आ जाते हैं तो भी बहुत है। अब 10 रुपये का तो कोई नहीं खरीदेगा, तो ये क्या चाहेगा कि यार तुम लोग और खरीदो, क्यों खरीदो, मैं 8 रुपये बेचने को तैयार हूँ, खरीद लो यार। तो सिंपल है, यहाँ पे पूरा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है। यहाँ पे अगर आपकी करेंसी, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ही रहे, तो हाइपर इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इतनी करेंसी छाप देती है कि सप्लाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पाती है, और फिर आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देता है। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। फिर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। देखो कॉज के बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको 2 कॉज देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में एक होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि कॉस्ट पुश में क्या होगा कि यहाँ पे सप्लाई साइड जो होगी वो आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जैसे प्याज की पैदावार नहीं हुई, प्याज की फसल खराब हो गई, यानी क्या हुआ कि जो प्याज की सप्लाई थी वो कम हो गई, तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई साइड। जैसे ऑयल के प्राइसेस में, अब किसकी लड़ाई हो रही है, इसराइल की लड़ाई हो रही है गाजा से, ठीक है, मान लो सऊदी अरेबिया वगैरह सब कूद जाए और वहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन ही खराब हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी सप्लाई साइड से ही इसकी सप्लाई कम हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहले आपकी इनकम क्या थी, 1 लाख रुपए महीना,
ठीक है, अभी आपके इन्फ्लेशन आपकी इनकम कर दें 2 लाख पर मंथ। अब चूंकि सप्लाई तो उतनी है गुड्स की, उतने ही शर्ट बन रहे हैं, उतना ही खाने का सामान बन रहा है। अब आपके 2 लाख का कोई, तो आपको ज़्यादा शर्ट चाहिए, ज़्यादा खाने का सामान चाहिए, तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे। और जहाँ डिमांड बढ़ी, आपने देखा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो यही तो होता है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहीं पे यूपीएससी जो है क्वेश्चन जो है वो पूछती है। फिर देखो, हमारा जो अगला है वो इंडिसेस ऑफ इन्फ्लेशन है। मतलब यहाँ पर यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कि जो इन्फ्लेशन हमको पता चल गया कि 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये मिल रही है, बट कितनी महंगाई बढ़ी है और कहाँ पे बढ़ी है, सरकार को कैसे पता चलेगा, सरकार कैसे एक्शन लेगी इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, उसको पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे डब्ल्यू पी आई नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और है पीपीआई, ये अभी नया बन रहा है। मतलब बेसिकली अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कमेटी भी बनी है कि कैसे हम लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लेवल पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करें तो हमें एक एक्चुअल एक पिक्चर क्लियर होगी कि जो प्रोड्यूसर के लेवल पे जो हमारा, अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें उस गुड्स से, ठीक है, और जो फैक्ट्री से कोई सामान बन के निकला है उसकी कॉस्ट कितनी थी, अगर हम वो पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में एक गुड्स को बनाने की कितनी कीमत लग रही है, वो हमें कितना महंगा पड़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं। तो वहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है, ताकि और कम इनपुट में हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ताकि हम उसको कम दाम में हमारे लोगों के लिए अवेलेबल कराएं और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कॉम्पिटेटिव हो पाए। तो ये तभी पता चलेगा जब हमको प्रोडक्शन के लेवल पर पता चले कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है। ठीक है, बट इन्फ्लेशन अभी हमें किसको ध्यान में रखते हुए मेजर करना पड़ता है, लोगों के मद्देनजर। मतलब लोगों को चुभता है इन्फ्लेशन। भाई किसी की सैलरी मान लो 1000 रुपये महीना है, 2000 रुपये महीना है, वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हमारा जो मेन इन्फ्लेशन होता है, वो हम लोग किसको मानते हैं, सीपीआई को मानते हैं। क्यों सीपीआई को मानते हैं, क्योंकि यही बताता है कि कंज्यूमर के लेवल पे जब लोगों ने सामान खरीदा तब इन्फ्लेशन कितना था। ये हमारे लिए मेन इन्फ्लेशन, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता था वो डब्ल्यूपीआई होता था, यानी होलसेल लेवल पर प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो देखा जाता था। इसी के बेसिस पे आरबीआई जो है वो हमारी एक्शन लेती थी कि सीआरआर बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, रेपो रेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वो डब्ल्यूपीआई के लेवल पर होता था, क्योंकि ये हमारे लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन थी। यानी गवर्नमेंट इसी को टारगेट करती थी, इसी को कम ज़्यादा करने की कोशिश करती थी। बट फिर पता चला कि यार इससे कंज्यूमर जो है, लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब लोगों को खास फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सीपीआई को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो आपका जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम जो है वो कितना मिलेगा, 45% के आसपास, 45-9% के आसपास आपका जो फूड आइटम्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका जो सर्विस सेक्टर है वो भी इसमें इंक्लूड है सीपीआई में। तो यानी ये ज़्यादा बेटर तरीके से कैप्चर करता है लोगों को, जो इन्फ्लेशन चुभ रहा होता है वो ज़्यादा बेटर तरीके से कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ से आरबीआई ने सोचा कि अब सीपीआई को ही हम लोग टारगेट करेंगे अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। वहीं डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई में जो फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसका जो वेटेज होता है वो सिर्फ मात्र 20% के आसपास होता है। इसमें जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है, 64% के आसपास। और दूसरा, इसमें सर्विस की जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो ये आप ये देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर तरीके से कैप्चर करता है इन्फ्लेशन। बट हमारे लिए जो लोग हैं उनको लिए इन्फ्लेशन जो है वो अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग फोकस सीपीआई में करते हैं। अब यूपीएससी क्या पूछती है, इनके एक तो बेस ईयर पूछ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत ये है कि हो सकता है जब तक आपका प्रीलिम्स आए, मतलब फरवरी के आसपास, इनके जो बेस ईयर है वो चेंज हो जाए। बट अभी भी इनका जो बेस ईयर है वो कितना बना हुआ है, 2011-12 दोनों का, 2011-12 दोनों का बेस ईयर है। मतलब 2011-12 में उस वस्तु की क्या कीमत थी, पार्ले जी जब 2011-12 में बना था उसकी वस्तु की कीमत क्या थी, और आज उस वस्तु की कीमत क्या है, उसमें जो डिफरेंस आएगा, मतलब पहले 10 रुपये मिलता था, अभी 12 रुपये का मिल रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 20% जो है वो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जो है हमारा जो बेस रेट के हिसाब से 2011-12 जो बेस ईयर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा इन्फ्लेशन जो है मेजर करते हैं। तो इसी को बनाने का चल रहा है कि 2022-23 कर लिया जाए, या 2023-24 हम लोग करने की जो एफर्ट है सरकार ले रही है, इसके लिए हमने कमेटी जो है वो बनाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने ये देख लिया है कि डब्ल्यू पी आई सी पी आई दोनों का जो वेटेज है यूपीसी ये पूछ रही है। ठीक है, और दोनों का बेस ईयर हमने देख लिया है। अब यूपीएससी ये पूछ रही है कि इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सीपीआई है उसको कौन जारी करता है, उसको मोस्पी जारी करती है।
ठीक है, उसमें जो एनएसओ होती है ना, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसमें एक एनएसओ होती है, वो जारी करता है आपका सीपीआई। ठीक है, और जो आपका डब्ल्यूपीआई है वो आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे यूपीएससी जो है ये फैक्ट आपको पूछती है। ठीक है, और अभी तक जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, ये बेसिकली बना नहीं है। ठीक है, अभी बन जाएगा, कमेटी बैठी है, तो यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्शन के लेवल पे कोई आइटम बन रहा है तो वो हम लोग देखेंगे कि उसका इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि ये सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कैसे ये डब्ल्यूपीआई से अलग है। क्लियर है? ये इंडिसेस आपको इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा, इससे बियॉन्ड यूपीएससी ने अभी तक कुछ नहीं पूछा है। क्लियर है? अब यूपीएससी ने अभी तक जो पूछा है उसमें इम्पैक्ट के बारे में पूछा है कि किसको इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन से। तो अगर आप देखोगे, मान लो उधार लेने वाला और उधार जिसने उधार दिया है। ठीक है, मतलब एक क्रेडिटर होगा एक डेटर होगा, मतलब जिसने किसी ने लोन दिया है और जिसने लोन लिया है, उसके बेसिस पे यूपीएससी ने अभी तक पूछा है। ठीक है, तो मान लो जिसने लोन लिया है डेटर, ठीक है, और क्रेडिटर जिसने लोन दिया है, अब दोनों में से किसको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, इसको जिसने लोन लिया है उसको फायदा होगा, क्योंकि देखो 2020 में किसी ने लोन लिया, ए व्यक्ति ने, कितने? 100 रुपए का। ठीक है, दिया किसने इसको? बी ने, मतलब बैंक ने दिया। तो यहाँ पर आप इसको ये भी देख सकते हो, बॉन्ड होल्डर या बॉन्ड वाला भी, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जिसने लोन लिया है जिसने लोन दिया है। इसने लोन दिया है, इसने लोन लिया है। ठीक है, अब 5 साल बाद इसको वापस करना है, 2025 में इसको वापस करना है। कितना वापस करना है? 10% के हिसाब से, तो 110 रुपये वापस करना है। क्लियर है? अब देखो, उस वक्त 2020 में 100 रुपये में क्या आ रहा था? 1 किलो एप्पल आ रहे थे। ठीक है, अब जब 2025 आ गया है, वही एप्पल जो 1 kg एप्पल जो है वो 200 रुपये के आ रहे हैं। यानी जब बी के पास में 100 रुपये थे, वो 1 kg एप्पल खरीद पा रहा था। 2025 में इसने 110 रुपये वापस करे, पर 110 रुपये में क्या वो एप्पल खरीद पा रहा? नहीं। मतलब इसको क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन से नुकसान होता है, और इसको क्या होता है? इन्फ्लेशन से फायदा हो जाता है, क्योंकि आपकी जो परचेसिंग पावर थी अब घट गई है इन्फ्लेशन के साथ में। तो यानी उसने जो है कम पैसे अब आपको वापस करे हैं। तो जो डेटर होता है उसको जो होता है फायदा होता है, और बेसिकली जिसने लोन दिया है, जो बैंक्स होते हैं जिन्होंने लोन लोन दिया है, उनको बेसिकली नुकसान होता है ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाने से। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो रखनी पड़ेगी। उसी तरीके से बॉन्ड होल्डर, जैसे कि मान लो ए व्यक्ति को चाहिए लोन, ठीक है, पैसे चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड जारी कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड इशूअर हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है बी, जिसने पैसे मतलब दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड होल्डर हो जाएगा। बॉन्ड मतलब क्या है कि भाई एक कागज का टुकड़ा जिसमें ये लिखा हो कि मैंने इस व्यक्ति के इतने रुपए लिए हैं, मेरे को इस समय में इस रेट के हिसाब से पैसे वापस करने हैं। तो ए व्यक्ति को पैसे की जरूरत थी, उसने बॉन्ड इशू कर दिया। बी व्यक्ति को इंटरेस्ट रेट चाहिए था, उसने बॉन्ड मतलब लेके पैसे दे दिए। सेम केस 2025 आया, 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये चुकाने थे। ठीक है, अब 100 रुपये की कीमत से अब वो एप्पल खरीद पा रहा है 2025 में? नहीं। तो बॉन्ड होल्डर को क्या हो जाएगा? नुकसान। बॉन्ड इशूअर जिसने पैसे लिए थे उधार में, उसको हो जाएगा फायदा। ये पूरा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखो, हम यहाँ से अब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और ज़्यादा आपको, एक तो पूरा टॉपिक आपका यहीं पे आ जाएगा रिवाइज। क्योंकि आप देखो, एक चीज़ और है मेजर, यानी अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट यहाँ पर, एक मिनट, गवर्नमेंट भी यहाँ पर इक्वली कम करने की कोशिश करती है इन्फ्लेशन को, और आरबीआई भी करती है, बट मेन काम कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे महंगाई बढ़ने लगी तो 2014 में क्या हुआ? आपकी उर्जित पटेल कमेटी आई। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने बोला कि यार ऐसे तो नहीं चल सकता, आपको इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें एक बढ़िया से ऐसे मेजर लेने होंगे जो काम कर पाए। ठीक है, 2015 उर्जित पटेल की कमेटी एमपीसी बनाने का बोलती है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यानी अब आरबीआई के पास में एक नंबर होगा जिसके जिस रेट पे हमें इन्फ्लेशन को रखना है। अभी वो नंबर कितना है? 4%। यानी 2% से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन जो है रखना है। तो टारगेट कितना करना है? 4% को टारगेट करना है। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक टाइप का स्टेचुटरी टारगेटिंग है। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये जो 1934 का आरबीआई एक्ट है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने चेंज करके ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का नंबर रखा है।
कि अब मैंडेटरी हो गया है आरबीआई के लिए यहाँ पर इस रेट पे इन्फ्लेशन को रखने का। अभी करेगा कौन? तो इसके लिए एक स्टेचुटरी बॉडी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये भी क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट से बनी है। जो भी किसी लॉ से कोई बॉडी बनती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी बॉडी। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर आरबीआई से, 3 मेंबर गवर्नमेंट अपने अपॉइंट करके भेजती है। ठीक है, अब हर 5 साल में इनको एमपीसी जो है मतलब जो टारगेट है वो रिवाइज करती है। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लो ये 4% हम लोग नहीं कर पाए, गवर्नमेंट आरबीआई नहीं कर पाई, ठीक है, 6% के बियॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर आरबीआई को जो एमपीसी है उसको सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, एमपीसी जो है वो रेपो रेट और जो दूसरे टूल्स हैं उसका यूज़ करते हुए हम लोग इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको दोनों ध्यान रखना है, ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि ज़्यादा पैसा आए, लोग खर्च करें, तो उससे डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और जीडीपी बढ़े। ठीक है, तो ये उसका पूरा काम है एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये पूरा एफर्ट जो है वो सरकार और आरबीआई मिलकर लेती है। क्लियर है? अब हम लोग सीधे पीवाईक्यूज पे चलते हैं, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2023 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। देखो, स्टेटमेंट 1 क्या था? इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी में। देखो, अगर 2023 का क्वेश्चन है, 2023 के बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचो उस वक्त क्या चल रहा था, इन्फ्लेशन चल रहा था। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पोस्ट कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन हमारी बिगड़ी हुई थी। ठीक है, वहाँ पर एकदम से जो इन्फ्लेशन था वो शूट अप कर गया था। वो वर्ल्ड लेवल पे यूरोप में भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड क्लियर था कि इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है। अब देखो, कॉमन सेंस भी आपका ये बोलता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा थी बट गुड्स उस लेवल पे नहीं थे, या गुड्स की सप्लाई कम हो रखी थी, या कुछ भी हुआ था वहाँ पे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की यहाँ पे ट्राई करनी है कि इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब आप देखो, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा होगा तो एक स्टैंडर्ड टूल है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस ये कहता है कि हमें इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि मनी की सप्लाई कम हो सके। मनी की सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड होगी वो कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी तो ही हम लोग इन्फ्लेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे। तो उसके बेसिस पे आराम से आप इसको सही मान सकते थे इस स्टेटमेंट को। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल बैंक assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। अब ये कॉमन सेंस है, आप खुद देखो जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो कौन सी बॉडी सबसे ज्यादा न्यूज में आती है? आरबीआई। आरबीआई ने आज ये कर दिया, आरबीआई ने आज वो कर दिया, इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई ये कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया लग रहा है कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन काम कर रहा है? आरबीआई ही काम कर रही है। अब आरबीआई के पास में मेन टूल क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में होगी? सेंट्रल बैंक के पास में होगी। और जो फिजिकल पॉलिसी किसके हाथ में होती है? वो गवर्नमेंट के पास में होती है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको अगर क्लैरिटी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि भाई पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और पहले स्टेटमेंट को करेक्टली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो कोई कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, बेसिकली 2015 में एमपीसी बनाई गई थी, स्टेचुटरी बॉडी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम है। अब वो यहाँ पर कौन एफर्ट ले रहा होता है, कौन इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा कर रहा होता है? वो आरबीआई कर रही होती है। अगर मान लो आपको आइडिया नहीं भी होता तो आप बाकी के ऑप्शन देखो। कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर अफेयर यानी जो सामान आपको बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, खराब सामान तो नहीं आ गया, तो वो कंज्यूमर के दूसरे इंटरेस्ट को देखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ प्राइस स्टेबिलिटी की बात की गई। प्राइस स्टेबिलिटी यानी रूपी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं करेंसी के स्टेबिलिटी की बात हो रही हो, करेंसी की। इसका कंज्यूमर का वो काम नहीं होगा कि करेंसी देखे वो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। एक्सपेंडिचर है ना, खर्चे के बारे में बात हो रही है, अभी भी पैसे के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो ये बॉडी भी नहीं हो सकती है। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में बात करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करना, अगेन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रुपये की या प्राइस की बात नहीं हो रही। तो कौन करेगा यहाँ पे? सिर्फ आरबीआई ऐसी बॉडी है जो इस बारे में बात करेगी, इस बारे में कोई एफर्ट ले सकती है अगर हम कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट।
देखो यहाँ पर आप अगर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यानी पैसा आप ही के पास था, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट ने वो पैसा वापस कर दिया, तो पैसा इकोनॉमी में उतना ही है, बस एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में हमने दे दिया। अब हमने क्या देखा था, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब मनी की सप्लाई बढ़ जाए। अब यहाँ पे तो मनी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, गवर्नमेंट था, अब मान लो बैंक है, बैंक के पास में वापस आ गया, मतलब सप्लाई में अभी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी उतनी बनी हुई है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब इन्फ्लेशनरी यानी मनी की सप्लाई बढ़ जाए तब जाके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये नहीं हो रहा। अब बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ठीक है, अगेन यहाँ पे पब्लिक का पैसा सरकार के पास में आया, सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने वापस करा, अगेन पैसा एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में आ गया, पहले लोगों के पास में था, अब सरकार के पास में आ गया, तो अभी भी मनी सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मतलब इन्फ्लेशन अभी भी इतना नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, मोस्ट इन्फ्लेशनरी है, हो सकता है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाए, बट वो टेम्पररी होगा, वो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे होगा। अब देखो, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगेन मतलब बैंक से पैसा ले लिया, सरकार ने ले लिया, और फिर उसने जो बजट है जो घाटा हुआ उसको उसने ढक दिया, अगेन पैसा बैंक से आया, गवर्नमेंट के पास चला गया, गवर्नमेंट का पैसा था बैंक के पास चला गया, मतलब अभी भी मनी सप्लाई में कोई चेंजेस अभी भी नहीं आया इस लेवल पे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। अब लास्ट ऑप्शन देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, यानी अब क्या होगा, यहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले इकोनॉमी में 100 रुपये थे, अब क्या होगा, मनी नई मनी क्रिएट होगी, 50 रुपये फिर से क्रिएट कर दिए, अब ये तो कहीं से आए नहीं किसी डिपार्टमेंट से, सीधे हमारी इकोनॉमी में 50 रुपये और ऐड हो गए, यानी मनी सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई तो उतनी थी, हमारे गुड्स उतने हैं, हमारी सर्विसेज उतनी हैं, तो क्या होगा, अब इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आप आराम से अगर एक एक टर्म्स को, एक एक ऑप्शन को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है, बस कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड पुल हमने अभी देखा कि जब लोगों की इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो अब जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, वो कैसे कॉज होता है, किसके कारण होगा, एक्सपांशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेसिंग पावर और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें देखो, जब भी एक्सपांशनरी पॉलिसी होगी, ठीक है, मतलब आरबीआई ने एक्सपांशनरी पॉलिसी अपनाई है, मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट को वो कम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन आए, लोग ज़्यादा लोन लें, तो जब ज़्यादा लोन लोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के हाथ में, ज़्यादा खर्चा होगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, मतलब ये तो होगा। फिजिकल स्टिमुलस, यानी गवर्नमेंट अब खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, ब्रिज बनाएगी, जॉब जनरेट होगी, जॉब जनरेट होगी, लोगों का पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये भी होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, वेजेस मतलब वेजेस बढ़ी है बट वो होती इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ी है, तो वो एक्स्ट्रा मनी की सप्लाई नहीं करेगी इकोनॉमी में, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखो, हायर परचेसिंग पावर, लोग की इनकम बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो यानी लोन महंगा हो गया, तो लोग लोन ले लेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ए 1 2 एंड 4, सिंपल क्लैरिटी, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, अभी हमने पढ़ा कि सीपीआई में जो फूड का वेटेज था कितना था, 45% था, और डब्ल्यूपीआई में कितना है, 22% के आसपास है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप सिंपल अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको किस सीपीआई के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है, मतलब जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो, आपको जब इन्फ्लेशन चुभता है, आप बात करते हो, कोई चाय की दुकान में बात करता है, तो जनरली सीपीआई के बारे में बात होगी कि यार सीपीआई इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन हमको चुभ रहा है। अब हमको सबसे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा खर्चा कहाँ करते हैं, हमारे खाने के सामान पे, ठीक है, हमारा डेली बेसिस में मंथली वेजेस हम लोग खर्चा करते हैं, मंथली राशन का सामान में हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा होता है, तो हम लोग आइडिया लगाएं कि अगर हम इन्फ्लेशन को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग उसी पे फोकस करेंगे जो हमको चुभ रहा होता है, गवर्नमेंट भी उसी पे फोकस कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं सीपीआई जो है हमको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसी के पास फूड आइटम ज़्यादा होंगे, तभी हम लोग उस पर ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं या इसके बढ़ने से ज़्यादा कंसर्न ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विस विद सीपीआई, जस्ट करेक्ट है, अभी हमने देखा, ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि सर्विस जो है वो सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में नहीं, इस वजह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कंज्यूमर के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो माप नहीं पाती है, इसलिए हम लोग सीपीआई जो है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन मानते हैं।
फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। नहीं, हमने देखा कि वो सीपीआई के बेसिस पे अपने रेपो रेट वगैरह सीआरआर वगैरह जो है वो चेंज करती है, ठीक है, डब्ल्यूपीआई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 ओनली। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जारी करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल वर्कर लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडस्ट्रियल वर्कर से कोई लेना देना है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो आपका बजट बना रही है, इकोनॉमिक सर्वे बना रही है, वो देखेगी क्या इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब सोचने को सोच सकती है बट उसके बारे में डायरेक्टली कंसर्न लेगी क्या, मतलब उसके लिए एफर्ट लेगी क्या, नहीं ये नहीं लेगी। लेबर ब्यूरो, ऑब्वियस सी बात है, लेबर ब्यूरो बनी इसीलिए होगी क्योंकि इनका ही काम होगा, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में कुछ ना कुछ फंक्शन करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो लेबर ब्यूरो ज़्यादा हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये तो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेगा, उसके बारे में उसके वेलफेयर को देखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, लेबर ब्यूरो। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। जब भी ओनली आ जाए तो हमने देखा कि एक एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल, ये भी एक टाइप का क्या है आपका, एक एक्सट्रीम वर्ड है। जनरली एक्सट्रीम वर्ड फिल्म्स में गलत होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, जब भी इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो हम लोग आरबीआई की कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस से भी इसको निगेट कर सकते थे। फिर देखो, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अभी हमने देखा इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जब भी आपकी जो मनी सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी तो क्या होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हमारे कॉमन सेंस, और अगर हम लोग अगर क्लैरिटी हमारे कॉन्सेप्ट की तो ये स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलेगा। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, नहीं, इसके तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2013 में क्वेश्चन था, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेब्टर, जिसने उधार लिया है, 100 रुपये लिए हैं जिसने किसी से, ठीक है, उसको तो फायदा हो जाएगा क्योंकि अभी 100 रुपये से वो पार्ले जी का बिस्कुट खरीद पा रहा है। 2022 में जब उसको पैसे वापस करना रहेगा तब तक तो पार्ले जी के बिस्कुट की कीमत और बढ़ चुकी हो जाएगी, ठीक है, तो उसको तो फायदा होगा ही होगा। सेकेंड देखो, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, मतलब जिसने उधार दिया है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में देखा कि उसको नुकसान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ये होते हैं जैसे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब देखो 2013 क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हुआ है, हमने देखा ना कि जब कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कॉज करेगा, तो जब भी आप नई करेंसी प्रिंट करोगे अपने इकोनॉमी में तो ये आपका जो इन्फ्लेशन है आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। पूरी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये हमें पीवाईक्यू करने का फायदा होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज एक्सपीरियंस persistent हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। 2011 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो, ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टीडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%। अब जब भी कोई आपको एग्जैक्ट नंबर दे दे तब आप थोड़ा सा डाउटफुल रहना कि ये शायद गलत ही होगा, क्योंकि आप सोचो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो एरिया है वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा उगाए जा रहे हैं, जैसे कॉटन को ज़्यादा उगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा चीज़ें उगा रहे हैं, फूड आइटम्स नहीं उगा रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए कि 30%, मतलब 29% नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट 30% मतलब कैसे हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज। अब क्या होता था पहले, लोगों की इनकम कम थी तो बेचारे वो गेहूं चावल ही खरीद पा रहे थे, बट अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, आप फ्रूट लेते हो, आप एग्स खरीद पाते हो, आप प्रोटीन ले डाइट कर पाते हो, तो उससे क्या दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है। तो सिंपल अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, तो आपको सही लगेगा। द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, खेती खराब होना, सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, तो उससे जो है हमारी सिचुएशन जो है खराब होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन पे जाते, अगर आप पहला हटा देते तो ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, तो एलिमिनेशन मेथड में 2 और 3 ही बचता, ठीक है। अगला देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेल्ट डाउन, जब भी देखना आप शेयर मार्केट डाउन होगा, आप ट्विटर खोलना कुछ भी देखना आपको मेल डाउन दिखेगा, मेल डाउन दिखेगा,
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ फॉलो करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक प्राइस कम हुई है, मतलब स्टॉक प्राइस में गिरावट हो गई है। रिसेशन, अब देखो यहाँ पर यूपीएससी ने क्या करा है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। रिसेशन मतलब फॉलिंग जीडीपी। रिसेशन का मतलब क्या है, जब भी आपकी जीडीपी 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव हो जाए तब आप बोलोगे रिसेशन आ गया है। स्लो डाउन में आप सिंपल देखो कि कुछ चीज़ें चल रही थी स्पीड में, स्लो डाउन होने लगी। मतलब यहाँ पे देखो रेट की बात हो रही है, ये देखो ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्लो डाउन की बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इस वजह से ये गलत हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। अब देखो ये है 2010 का क्वेश्चन। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी सही है, पहले नहीं था, पहले वीकली बेसिस में होता था, बट अभी ये मंथली बेसिस पे होता था, अब ये स्टेटमेंट सही है। एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, द WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल। अभी हमने देखा 22%, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। एक मिनट, ये हाँ ये उस वक्त गलत था इस वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अभी सही है स्टेटमेंट दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। अभी हमने देखा डिफ्लेशन क्या होता है, जब आपकी 10 रुपये की चीज 8 रुपये में बिकने लग जाए। 10 रुपये की चीज 12 रुपये में बिक रही है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। 10 रुपये की चीज अगर 11 रुपये में बिक रही है तो क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन। बट 10 रुपये की चीज अगर 8 रुपये में बिक रही है तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन, यानी नेगेटिव जोन में जो उसके प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने पूरे जो लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 15 to 20 ईयर्स के जितने पीवाईक्यू से हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद से जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे जो आप यूपीएससी नहीं पूछती है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि जो टॉपिक्स है उसका रिवीजन, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना और उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना। ठीक है, कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो ऐसे हमारा पीवाईक्यू हो जाएगा और टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। कोई भी आपका सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।